हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए डोलार्ड, बी मिलर, सी प्याजे, डी बंडूरा एवं वाल्टर्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी बंडूरा एवं वाल्टर्स। अधिगम क्या है। अधिगम क्या होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना। सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति क्या करता है, सीखना प्रारंभ कर देता है और यह सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। कुछ ना कुछ व्यक्ति क्या करता है, जीवन भर सीखता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिद्धांत किसका है, बंडूरा का। ओके, नेक्स्ट, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, नहीं पे फोकस करना है। ए विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। बी वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। सी किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ाने की दिशा और स्वरूप के रूप में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। डी विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ाने की दिशा और स्वरूप के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ए कुछ भी नहीं सीख सकते। बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। डी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट, खाली स्थान प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। ए शैशवावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी किशोरावस्था को, डी प्रौढ़ावस्था को। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा, बाल्यावस्था को। बी ऑप्शन, बाल्यावस्था को। ये प्रतिद्वंद्वात्मकता क्या होती है, बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और उनका सामाजिक दायरा बहुत ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों का जो है सामाजिक चेतना का, समाज की सोच समझ का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है तथा दूसरों के साथ समायोजन के लिए आवश्यक सामाजिक गुण में उनमें क्या आता है, अपनापन आने लगता है। इस आयु में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए क्या है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है। ए ऑप्शन शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, बी विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, सी एकता एवं सहयोग की भावना का, डी हम अहम तथा
उच्चिष्टता की भावना का। ओके फ्रेंड्स, अहम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, अहम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, एकता एवं सहयोग की भावना का। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवार की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करने लगता है? ए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जीन पियाजे ने किसका प्रतिपादन किया है? कौन सा सिद्धांत था? तो वो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितनी अवस्थाओं में फ्रेंड्स? तो 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें भेद करने लगता है। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को किस बात की छूट होती है कि वह शब्दावली, उसकी लंबाई और संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं? ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य होता है ए ऑप्शन, बच्चों की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की जांच करना, बी, बच्चों में तथ्यों के संगठन की जांच करना, सी, बच्चों की भाषाओं में लिखने की जांच करना और डी, बच्चों में निर्वाचनात्मकता की जांच करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, बच्चों की भाषाओं में लिखने की जांच करना। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं? जो लॉन्ग प्रश्न लिखवाए जाते हैं, जिनके एक प्रश्न का आंसर लगभग 300 शब्दों में दिया जाता है उसका उत्तर। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? बच्चों की क्या है? भाषा में जो लिखावट है और उसमें भाषा में जो व्यवहारिकता है उसकी जांच की जाती है कि किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, वो कहाँ तक एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, सी, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, डी ऑप्शन, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं, बट ये क्या है? नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। सिर्फ बच्चों को तथ्यात्मक ज्ञान देंगे अगर, तो उनका क्या है? उनके अंदर सीखने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। इसलिए उनको रियल लाइफ से जोड़कर उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी फ्रेंड्स? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है?
ए ऑप्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी, बुद्धि परीक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। सी, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? ए, अलग अलग छात्रों की तुलना करने से। बी, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से। सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। डी, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। जब आप विविध प्रकार से जानकारी इकट्ठा करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे तो वो अच्छी तरीके से बच्चा सीख लेगा और उसमें रुचि भी आएगी सीखने में। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो इसमें ये बताया गया है कि कौन सा सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। ओके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन, तत्परता का सिद्धांत। बी, प्रभाव का सिद्धांत। और सी, अभ्यास का सिद्धांत। और डी, सीखने का प्रबलन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन, सीखने का प्रबलन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा कि ये सिद्धांत किसका है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। सॉरी फ्रेंड्स। बी, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। सी, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। डी, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। नेक्स्ट, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ए, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए कि वह बेहतर ढंग से कार्य कर सके। बी, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। सी, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। डी, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। जब आप उनको अच्छे से फीडबैक देंगे तो वो और भी अच्छे से बेहतर तरीके से वो कार्य करना पसंद करेंगे। व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। प्रयत्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। तो किसने किया था? ए ऑप्शन, जेम्स ड्रेवर। बी, टायलर। सी, स्किनर। और डी, डाल्टन। डाल्टन यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे है गाल्टन।
फ्रेंड्स यही राइट ऑप्शन है, गाल्टन। नेक्स्ट, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ए, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, सी, तुलनात्मक मूल्यांकन, डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग। क्या होगा? ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग। नेक्स्ट, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? ए, शैशवावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था और डी, वृद्धावस्था। अनुकरण एवं दोहराने की, जहाँ पे बच्चा अनुकरण करना सीखता है और चीज़ों को क्या करता है? दोहराने लगता है। आप जो बोलेंगे वही बच्चा बोलेगा। तो ये किस अवस्था में बच्चे में परिवर्तन आता है? तो ये आता है शैशवावस्था में। किसमें? शैशवावस्था में। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है। ए, याद करने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, बी, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, डी, अध्ययन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, डी, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, अध्ययन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए ऑप्शन, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, सी, उनके प्रतिनिधि जाति के होने का भेदभाव करना चाहिए, डी, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। क्योंकि सभी बालक, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का बालक हो, सबको क्या हमें समान रूप से पढ़ाना है। ओके फ्रेंड्स, समानता का अधिकार सबको देना है। आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। दृश्य यानी कि जिसको हम देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, आप ऐसी सामग्री लेकर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? ए ऑप्शन, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, सी, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, डी, जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। ठीक है ऑप्शन। तो इसमें क्या है राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन है बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर है। जो बच्चे पढ़ने में क्या है? उच्च स्तर के हैं, तो उनको क्या होगा? इससे कम लाभ होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए ऑप्शन, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, सी, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी को कोचिंग करना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जब आप बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जब वो आंसर देंगे तो उसमें क्या होगा? बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और उसमें सृजनात्मकता का विकास भी होगा बच्चों में, और उनकी जो अंदरूनी प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल कर आएंगी। वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसका मूल्यांकन उसी के
तौर पर कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, अधिगम की प्राकृतिक दिशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ए ऑप्शन कर्ट लेविन ने, बी आसबेल ने, सी स्किनर ने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्किनर ने, डी ऑप्शन जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है? कर्ट लेविन। क्या है? कर्ट लेविन। अधिगम की प्राकृतिक दिशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कर्ट लेविन ने किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य ए बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, सी बालक का ज्ञानवर्धन करना, डी बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। जब बालक सीखने के लिए प्रेरित होगा तब वो अपने से सीखने के लिए उत्सुक होगा। ओके फ्रेंड्स, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है ए भाषा संप्रेषण में निपुणता, सी बी असीमित कल्पना शक्ति, सी बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, डी उसकी बोलने की गति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए भाषा संप्रेषण में निपुणता। जब भाषा संप्रेषण में बालक निपुण हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? तर्क करने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? वन मानुष पर किसने प्रयोग किया था फ्रेंड्स? ए ऑप्शन थॉर्नडाइक ने, बी कोहलर ने, सी स्किनर ने, डी जीन पियाजे ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, कोहलर ने। नेक्स्ट, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? ए ऑप्शन योगात्मक प्रतिरूप होता है, बी रूपात्मक प्रतिरूप, सी ऋणात्मक, डी धनात्मक प्रतिरूप। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन, गुणात्मक प्रतिरूप। फ्रेंड्स नेक्स्ट, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए ऑप्शन, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, बी यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, सी शिक्षार्थियों के व्यवहार को वंचित रूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है, डी इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षकों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा खाली स्थान को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, ए केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, बी केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, सी केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, डी सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा डी सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है, तो ये सब किस में अक्षमता पाई जाती है? तो अफ्रेक्सिया। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? अफ्रेक्सिया में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? ए ऑप्शन सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, बी आर्थिक न्याय एवं
समानता, सी सामाजिक न्याय एवं समानता, डी राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, सामाजिक न्याय एवं समानता। फ्रेंड्स आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहीं पे। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अच्छे से कीजिए ताकि इस बार 130 प्लस आपका स्कोर आए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।